नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सतत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। जैसा कि हम पूर्व में जान चुके हैं, समानांतर माध्य की गणना में आंकड़े चाहे व्यक्तिगत श्रेणी के हों या खंडित श्रेणी के या फिर सतत या वर्गीकृत श्रेणी के, समानांतर माध्य की गणना में दो विधियां प्रचलित हैं। एक प्रत्यक्ष विधि जिसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि या लघु विधि जिसे शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। यहां पर सतत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना करने के लिए प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो इस प्रकार है। x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, जबकि अप्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र प्रचलित है वो इस प्रकार है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n। इस प्रकार सतत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना करने में दो विधियां प्रचलित हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी लघु विधि। यहां पर हम एक उदाहरण के माध्यम से दोनों विधियों के द्वारा क्रम से समानांतर माध्य की गणना करेंगे। आपके सामने दिया गया उदाहरण सतत श्रेणी के आंकड़ों पर आधारित है। इस उदाहरण के द्वारा हम दोनों विधियों प्रत्यक्ष विधि तथा लघु विधि के द्वारा समानांतर माध्य की गणना करेंगे। दिए गए उदाहरण में दो कॉलम हैं। एक कॉलम में प्राप्तांक हैं जो वर्ग के रूप में दे रखे हैं। वर्ग हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या है जो आवर्ती को प्रदर्शित कर रही है। प्राप्तांक वर्ग 0 से 10 के सामने विद्यार्थियों की संख्या है 5। प्राप्तांक वर्ग 10 से 20 के सामने विद्यार्थियों की संख्या है 8। 20 से 30 वर्ग के सामने विद्यार्थियों की संख्या है 15। 30 से 40 प्राप्तांक वर्ग के सामने विद्यार्थियों की संख्या है 16। 40 से 50 प्राप्तांक वर्ग के सामने विद्यार्थियों की संख्या है 6। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा हम पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना करेंगे, तत्पश्चात लघु विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में काम में लिए जाने वाले सूत्र को भली भांति समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में सतत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। x बार, जैसा कि हम जानते हैं, x बार समानांतर माध्य का संकेताक्षर है, जबकि सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब योग, fx, f आवर्ती है और x जो है मूल्य है। इस प्रकार सिग्मा fx मूल्य एवं आवर्ती के गुणनफल का योग है। n यहां पर पदों की संख्या है। ध्यान देने वाली बात है, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में पदों की संख्या ही n होती है, जबकि खंडित श्रेणी तथा सतत श्रेणी, जिसे वर्गीकृत श्रेणी भी कहते हैं, में आवर्तियों का योग ही n होता है। n बराबर सिग्मा f, यानी आवर्तियों का कुल योग ही n है।
प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना करते वक्त सबसे पहले हम एक तालिका बनाएंगे। इस तालिका में 4 कॉलम होंगे। शुरुआती 2 कॉलम में उदाहरण में या कहें प्रश्न में दी गई सूचनाओं को हूबहू क्रम से व्यवस्थित करेंगे। आप देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में जो हमारे उदाहरण में दिए गए हैं प्राप्तांक वर्ग, उनको ऊपर से नीचे की ओर क्रम से व्यवस्थित किया गया है, जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या को प्राप्तांक वर्ग के अनुसार क्रम से व्यवस्थित किया गया है। जबकि तीसरे और चौथे कॉलम में अलग से 2 गणनाएं हम करेंगे। तीसरे कॉलम में हम ज्ञात करेंगे मध्यमान जो x होगा, जबकि चौथे कॉलम में हम fx की गणना करेंगे। एक बार सूत्र को देख लेते हैं, हमें कौन कौन सी माप की आवश्यकता है। सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र आपके सामने ये रहा। सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। x बार का मतलब हम समझते हैं, x बार समानांतर माध्य का संकेताक्षर है। n जैसा कि हम जानते हैं n पदों की संख्या है, और हम ये भी जानते हैं कि खंडी श्रेणी तथा सतत श्रेणी में आवर्तियों का योग ही n होता है। यहां हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या यहां पर आवृत्ति है और इन सभी आवृत्तियों का योग ही n है, और यहां पर n कितना है 50। दूसरी माप जो हमें गणना करनी है वो है सिग्मा fx। आप देख सकते हैं f यहां पर आवर्ती है और x जो है मध्यमान है। आवर्ती हमारे पास उपलब्ध है, मध्यमान हमें ज्ञात करना होगा। मध्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? दिए हुए प्राप्तांक वर्ग को उसमें मौजूद प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा को जोड़कर 2 से विभाजित कर देने पर जो मान आएगा वो उस प्राप्तांक वर्ग का मध्यमान होगा, यानी x होगा। आप देख सकते हैं प्राप्तांक वर्ग 0 से 10 की निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा यानी 0 व 10 को जोड़ देने के पश्चात मान आएगा 10। 10 को 2 से विभाजित कर देने पर जो मध्यमान होगा वो होगा 5। इस प्रकार प्राप्तांक वर्ग 10 से 20 की दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से विभाजित कर देने के बाद जो मध्यमान होगा वो होगा 15। इस प्रकार हम सभी प्राप्तांक वर्गों के आधार पर मध्यमान की गणना कर लेंगे। हमने यहां पर तीसरे कॉलम में मध्यमान की गणना कर ली जो इस श्रेणी का x है यानी मूल्य है। अब हमें जो fx की गणना करनी है उसमें आसानी होगी, क्योंकि f भी हमारे पास मौजूद है, जबकि x जो मध्यमान है उसकी गणना हमने कर ली है। अब प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग के सामने स्थित आवर्ती तथा उसके मध्यमान जो कि x है उनको गुणा करके हम fx ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो मान आया, जो fx होगा वो है 25। इसी तरीके से हम सभी प्राप्तांक वर्गों के सामने मौजूद आवर्ती तथा उनके मध्यमान को गुणा करके fx की गणना करेंगे। इन सभी fx का योग कहलाएगा सिग्मा fx। आप देख सकते हैं सिग्मा fx यहां पर है 1350।
अब हमें प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य की गणना में जो माप जरूरी थी वो दोनों माप हमने ज्ञात कर ली। अब सूत्र में रखने पर सिग्मा fx की जगह 1350 रखेंगे, जबकि n की जगह 50 रखेंगे। हल करने पर आंसर आता है 27, यानी इस श्रेणी का समानांतर माध्य है 27। ठीक है, इस प्रकार आपने सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना की। अब हम आंकड़ों की सतत श्रेणी में लघु विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना करेंगे। लघु विधि में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो सूत्र इस प्रकार है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n। x बार इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं। x बार यहां पर समानांतर माध्य का चिन्ह है, उसका संकेताक्षर है a का मतलब कल्पित माध्य है, अज्यूम्ड मीन। dx जो है कल्पित माध्य का मध्यमान से विचलन है, जबकि सिग्मा f dx यह विचलन एवं आवर्तियों के गुणनफल का योग है, जबकि n पदों की संख्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर से दोहरा देता हूं, खंडित तथा सतत श्रेणी के आंकड़ों में आवर्तियों का योग ही पदों की संख्या होती है, यानी n होता है। आंकड़ों की सतत श्रेणी में लघु विधि के द्वारा समानांतर माध्य की गणना करते वक्त सबसे पहले हमें एक तालिका बनानी होगी जिसमें 5 कॉलम होंगे। बता देना चाहता हूं, यहां पर हम उसी उदाहरण को काम में ले रहे हैं जिस उदाहरण के द्वारा हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा समानांतर माध्य की गणना की थी। आप देख सकते हैं शुरुआती 2 कॉलम में उन्हीं सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है जो उदाहरण में दी गई हैं। पहले कॉलम में प्राप्तांक को क्रम से व्यवस्थित किया गया है, जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या जो आवर्ती को प्रदर्शित कर रही है उसको क्रम से प्राप्तांक वर्ग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। जबकि तीसरे, चौथे और 5वें कॉलम में हम अलग से गणना करेंगे। तीसरे कॉलम में हम मध्यमान की गणना करेंगे, जिसके बारे में आप जान चुके हैं प्रत्यक्ष विधि में। मध्यमान की गणना कैसे करते हैं? प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग की निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 को विभाजित कर देने से जो मान आता है वह उस प्राप्तांक वर्ग का मध्यमान होता है। आप देख सकते हैं 0 व 10 को जोड़ने पर तथा 2 से विभाजित कर देने के पश्चात जो मान आएगा वो होगा 5। यानी सरल शब्दों में कहें तो प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर देना ही उस प्राप्तांक वर्ग का मध्यमान होता है। इस प्रकार हमने सभी प्राप्तांक वर्गों के मध्यमान निकाल लिए, 5, 15, 25, 35, 45। अब इस मध्यमान जिसे हम x कहें, इस x के आधार पर हम dx की गणना करेंगे। और जैसा कि मैं सूत्र में बता चुका हूं कि dx जो है आगे देख सकते हैं आप, कोष्टक x माइनस a। आप ठीक से समझ लीजिए, x यहां पर मध्यमान है और a जो है कल्पित माध्य है, अज्यूम्ड मीन है। हमने कल्पना के आधार पे, काल्पनिक आधार पे जो माध्य माना है वो ही a होगा। अब हमने यहां पर 22
को कल्पित माध्य माना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो मध्यमान दिए गए हैं उन मध्यमान में निचली सीमा तथा ऊपरी सीमा उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप कल्पित माध्य का चयन करें, जिससे कि गणना करने में आपको सरलता होगी। आप देख सकते हैं मध्यमान की निचली सीमा 5 है और ऊपरी सीमा 45 है। इन दोनों के मध्य में से आप कोई भी संख्या का चयन कर सकते हैं कल्पित माध्य के लिए। वैसे तो आप इनसे बाहर भी किसी भी संख्या का कल्पित माध्य के रूप में चयन कर सकते हैं, किंतु इससे गणना कार्य थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां आप 20 को भी कल्पित माध्य रख सकते हैं, 25 को भी रख सकते हैं, 30 को भी रख सकते हैं, 40 को भी रख सकते हैं। हमने यहां पर कल्पित माध्य माना है 22। अब dx की गणना कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग के मध्यमान में से कल्पित माध्य को घटा देने पर जो मान आएगा वो dx होगा। अब आप देख सकते हैं यहां मध्यमान 5 है और हमने कल्पित माध्य माना है 22। 5 में से 22 घटा देने पर जो अंतर होगा वो होगा -17। इस प्रकार 15 में से 22 घटा देने पर जो अंतर आएगा वो होगा -7। इस प्रकार हम प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग के मध्यमान तथा उनमें कल्पित माध्य को घटा करके dx ज्ञात कर लेंगे। यहां पर dx का जोड़ करने की जरूरत नहीं है। अंतिम कॉलम में हम f dx ज्ञात करेंगे। अब आप देख सकते हैं f यहां पर आवर्ती है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जबकि dx हमने ज्ञात कर लिया है। अब प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती को dx से गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो f dx होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर 0 से 10 प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती है 5 और उसका dx है -17। -17 को 5 से गुणा करने पर जो f dx होगा वो होगा -85। इसी प्रकार दूसरे प्राप्तांक वर्ग की आवर्ती है 8 और उसका dx है -7। 8 को -7 से गुणा करने पर जो मान होगा वो आएगा -56। इस प्रकार हम प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग का f dx ज्ञात कर लेंगे। अंत में इन f dx का योग कर लेंगे जो कहलाएगा सिग्मा f dx। आप देख सकते हैं ये सिग्मा f dx है और जिसका मान है 250। अब हमने सूत्र में जो चीजें मांगी गई हैं, जो माप हमसे चाहिए गई हैं, वो हमने ज्ञात कर ली हैं। आप देख सकते हैं x बार यहां समानांतर माध्य का सूचक है। a जो कल्पित माध्य है हमने माना है वो है 22, ठीक है। n यहां पर आवर्तियों का योग है या कहें पदों की संख्या है, वो है 50, ठीक है। सिग्मा f dx इसका मान है 250 जो हम ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार इन मापों को हम सूत्र में रख देने के पश्चात हल करने पर निकल कर आएगा 22 प्लस f dx की जगह सिग्मा f dx की जगह 250 बटे n की जगह 50। हल करने पर मान जो आएगा वो आएगा 27। इस प्रकार हमने एक ही उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष विधि तथा लघु विधि दोनों विधियों के द्वारा समानांतर माध्य की गणना की और दोनों से एक ही प्रकार का उत्तर हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद।